सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एसबीआई क्लरिकल 2021 के रह गए हैं आपके पास 10 दिन। आज है 1 जुलाई। 10 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। किसी के 11 को है, किसी का 12 को है, तो मोटे मोटे 10 डेज़ आपके पास हैं। अब देखो, ये लास्ट के 10 डेज़ डिसाइड करेंगे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपका कैसा होने वाला है। हो सकता है आपकी 4 मार्क्स की तैयारी हो सकता है आपकी 14 मार्क्स की तैयारी हो, लेकिन इस छोटे से क्रैश कोर्स के ज़रिए मैं इंश्योर करने की कोशिश करूँगा कि 4 वाला 14 पे आए और 14 वाला 24 पे आए। एटलीस्ट अगले 10 दिनों में 10 मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अब इस कोर्स में क्या होगा, रात को 9:30 बजे इसी वक्त आपको मिलेगी एक वीडियो आधे से पौने घंटे की। हर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा सही अप्रोच के साथ। आपको अप्रोच को सीखना है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। पहले आप इस वीडियो को देखो और अपना जो आज का सेशन शुरू करो। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और जितना शेयर कर सकते हो कर दो। बहुत बच्चों के एग्जाम्स हैं। इंग्लिश का सेक्शन कम से कम आप में से जो लोग डेडिकेटेड हैं उनका इस बार अच्छा जाना ही चाहिए। शुरू कर लें। लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो। चलो, बहुत डिमांड पे बना रहा हूँ ये सेशन में, टाइम निकाल करके इसको अच्छे से प्यार मिलना चाहिए, इतनी सी आपसे गुजारिश है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपको चूज़ करना है। यू नीड टू फाइंड द वन विच हैज़ नो एरर एंड मार्क दैट एज योर आंसर। जो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, उसको आपको मार्क करना है। ध्यान रखना, ग्रामेटिकली के साथ साथ क्या बोलता है ये, कंटेक्चुअली भी होना चाहिए करेक्ट। ग्रामर तो ठीक है लेकिन मीनिंग भी निकलना चाहिए। तो ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली करेक्ट सेंटेंस को अपने को चूज़ करना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि 5 ही सेंटेंस गलत हैं, 4 ही गलत हैं, तो ये ई आपका आंसर है। ऑल आर इनकरेक्ट। सब लोग एक बार कोशिश करें, फिर मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस चलूँगा। चलो, इंग्लिश लैंग्वेज हैव द पोटेंशियल टू कनेक्ट द वर्ल्ड विदाउट एनी बैरियर्स। कह रहा इंग्लिश लैंग्वेज में पोटेंशियल है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत संभावनाएं हैं कि कनेक्ट कर दे वो पूरी दुनिया को बिना किसी बैरियर्स के, बिना किसी जो है रुकावटों के। सेंटेंस आपको पकड़ते ही आ गया होगा, देखते ही पकड़ लिया होगा आपने इस एरर को। इंग्लिश लैंग्वेज एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए आपको यहाँ पे है सही है। ये देखो, ये तो मोटी मोटी एरर थी। अब जहाँ से हमने इस क्वेश्चन को उठाया, मेमोरी बेस्ड है, पिछले साल का 2020 क्लरिकल का। इसमें सेंटेंस में एक और एरर है जो उसने मार्क नहीं की हुई, वो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखें, जब भी प्रॉपर नाउन्स को, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, प्रॉपर नाउन है, जब भी प्रॉपर नाउन्स को आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, लैंग्वेज के आगे आपने एडजेक्टिव की तरह लगाया है, आप उनके आगे द को ऐड करें। जैसे न्यूयॉर्क है, मान लो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है। सिटी के नाम के आगे कभी भी द को नहीं लगाया जाता, आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं न्यूयॉर्क सिटी लिख दूं, न्यूयॉर्क सिटी, तो अब इसके आगे द लग जाएगा। रीज़न क्या है, देखो ये न्यूयॉर्क है ना, अब ये एक एडजेक्टिव बन गया सिटी नाम के नाउन के लिए। इस केस में प्रॉपर नाउन्स अपने आगे द ले लेते हैं। इस तरह से आप जो है पूरी जो है स्ट्रक्चर को बनाते हो। वैसे ही इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, हिंदी सब लैंग्वेजेज हैं। लैंग्वेजेस के नाम के आगे कभी भी द नहीं लगता। लेकिन जब लैंग्वेज को आपने एक कॉमन नाउन के आगे लगा दिया, इस प्रॉपर नाउन को आपने कॉमन नाउन का एडजेक्टिव बना दिया, इस केस में आपको यहाँ पे द लगाना चाहिए। थोड़ी सी एडवांस्ड एरर है, ध्यान रखें अपने दिमाग में। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से पहले लगेगा तो अपने आगे द को ले लेता है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये तो गलत है आपका, फर्स्ट वाला, इसमें है जाना चाहिए। सेकेंड वाला देख लो। पीके सिन्हा वॉज अपॉइंटेड इन द PMO when नृपेंद्र मिश्रा द देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजाइंस। सिंपल सा ये बिल्कुल, पीके सिन्हा को अपॉइंट किया गया PMO में। और कब, जब ये दूसरे साहब हैं जो उस वक्त के देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। क्या हुआ भाई सेंटेंस में, पीके सिन्हा को अपॉइंट किया गया था पास्ट में। अब ये देखो, पास्ट में जब अपॉइंट किए गए थे ना, तभी इन दूसरे पर्सन ने भी पास्ट में ही रिज़ाइन किया था। यहाँ पे आपके टेंस मिक्स हो गए। ये पास्ट में चल रहा है टेंस, और ये जो है आपका टेंस चल गया प्रेजेंट में। अगर पास्ट में अपॉइंट हुए थे तो पास्ट में रिज़ाइन भी किया था। टेंसेस को मिक्स ना करें, खास करके पास्ट टेंस को। अगर पास्ट में कोई मामला चल रहा है ना, तो उसको लास्ट तक पास्ट में चलने दें। यहाँ पे लिखूंगा रिजाइंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। शी ड्रैंक द कैरेमल लिक्विड टू फास्ट एंड वॉज सून सो डिजी टू स्टैंड। उसने कैरेमल लिक्विड को बहुत तेज़ी से पिया और बहुत जल्दी वो इतनी डिजी हो गई थी, इतनी बेहोश हो गई थी कि स्टैंड भी करना मुश्किल था, खड़ा हो पाना भी मुश्किल था। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड एरर इसमें। चलो, ये क्वेश्चन इसलिए गलत है, ये सेंटेंस आपके पास स्ट्रक्चर है 2 + में 2।
दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। शी वॉज टू डिजी टू स्टैंड। समझ रहे हो, सो प्लस में टू का कोई आपस में कंजंक्शन, देखो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती हैं, आपने सुना होगा बोथ, एंड, ऑल्दो, येट, है ना। वैसे ही टू टू, ये डबल टू वाला टू और ये सिंगल वाला टू। जब आप इतने डिजी हो, इतने ज़्यादा आप इतने ज़्यादा जो है ना बेहोश हो रहे हो कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो आप लिखोगे आई एम टू डिजी टू स्टैंड। सो डिजी टू स्टैंड वाला जो स्ट्रक्चर है गलत है, कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे नहीं चलती है। अब मैं आपको बता देता हूँ सो के साथ में क्या आता है। मैं ऐसा भी कर सकता था, शी वॉज सून सो डिजी दैट शी कुडंट स्टैंड। सो के साथ में दैट आ जाता है, शी वॉज सो डिजी दैट शी कुड नॉट स्टैंड, वो ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको देखते ही पता लग गया, यहाँ पे टू टू वाली स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था ये, और इधर इसने सो को चिपका दिया। थर्ड भी गलत है। यू आर कमिंग टू द पार्टी आंट यू, ये एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। आप जो है पार्टी में आ रहे हो, क्या आप नहीं आ रहे हो? बिल्कुल ठीक है, यू ही आपका सब्जेक्ट है तो आपने यू ही रखा है क्वेश्चन टैग में। प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है तो प्रेजेंट टेंस ही रखा है आपने, और यहाँ पे अफर्मेटिव है तो यहाँ पे नॉट को लगा दिया है। क्वेश्चन टैग के तीनों रूल आपने फॉलो किए हैं। डी आपका सही आंसर है, ये करेक्ट जो है सेंटेंस है। समझ गए? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक्स और शेयर्स मत रुकने देना, सभी वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। अगर सीख रहे हो मन से तो इसको आगे स्प्रेड भी करना। ये आपके पैराजम्बल्स ABCD PQRS, बहुत लोग परेशान रहते हैं, सर समझ ही नहीं आता कैसे करना है इनको, कैसे इनको सॉल्व करें। तो देखो आसान है बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस वैसे तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप खुद ही कर लोगे, है ना। नहीं तो एक इसकी ट्रिक होती है, आप है ना लास्ट वाला वर्ड उठा लो चारों का, लास्ट वाला, ठीक है, और शुरू वाला वर्ड उठा लो, शुरू वाला। लास्ट वाला और शुरू वाला से आपको हिंट मिल जाएगी कौन सा किसके बाद आएगा, कौन सा किसके पहले आएगा। कम से कम एक पेयर आपका बन जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे इसी सेंटेंस में। alleged that the government wants to the private operators for financial benefit, hand over the rail infrastructure, leaders of the railway employees organization। देखो आपको पता है टू के बाद में 99% केसेस में वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कैसे फर्स्ट फॉर्म? बिना एस या ई एस के, है ना। तो टू के बाद में जहाँ पे वर्ब आ रही हो, यहाँ पे या यहाँ पे, वो टू के बाद में सेट बैठेगा। मैं एक छोटा सा जुआ खेल रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने टू के बाद 99% केसेस में जो होता है ना उसको मैंने मान लिया सच। 1% केसेस में टू के बाद में नाउन या जीरंड आता है जब टू एक प्रेपोजिशन होता है। तो मैं 99% केसेस वाले पे रिस्क उठा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चारों में से कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है? शुरू में। ये आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म। वैसे भी ये सेंटेंस है तो इसके आगे तो ये आएगा नहीं, ए के बाद में बी या सी या डी आएगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है टू, यहाँ पे आ रहा है हैंड ओवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव, और यहाँ पे आ रहा है लीडर्स नाम का नाउन। मोस्ट प्रोबेबली इस टू के बाद में हैंड ओवर आएगा। अब इसको बना के देखता हूँ। alleged that the government wants to hand over the rail infrastructure। किसी ने अलेज किया, किसी ने आरोप लगाया कि सरकार want to करती है, चाहती है हैंड ओवर करना, थमा देना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को। बन भी रहा है ना सच। तो ए के बाद में सी आएगा, बस यही ट्रिक है इसकी। अब इनमें चेक कर लो चारों में से ए के बाद में सी कहाँ नहीं आ रहा। यहाँ पे सी आ रहा है ए से बहुत पहले, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ए के बाद में सी आ रहा है, हो सकता है। यहाँ पे ए के बाद सी आ रहा है पर बीच में बी आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। और यहाँ पे सी से पहले, ए से पहले सी आ रहा है, कोई चांस नहीं है। अगर आपने इतना पकड़ा तो डी ए सी भी अब मिला के भी देख लो। लीडर्स ऑफ द रेलवे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन ए, अलेजिड, इन्होंने अलेज किया। अब देखो क्या अलेज किया, गवर्नमेंट वांट्स टू, सरकार चाहती है हैंड ओवर करना, ट्रांसफ़र कर देना, थमा देना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब देखो लास्ट में बी, और किसको? प्राइवेट ऑपरेटर्स को, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, आर्थिक फ़ायदे के लिए। बन गया ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ याद रखें, 9:30 बजे आपको ये वीडियो रोज़ मिलेगी। कोशिश ये रहेगी मेरी कल से आपको टाइम पे मिल जाए। इस वीडियो के साथ में आपको 1-2 घंटे कम से कम इंग्लिश को देने हैं अगले 10 दिन। चाहे तो मॉक टेस्ट दे लो, मॉक टेस्ट आपके पास होगा कोई ना कोई, किसी न किसी जो है ब्रांड का, टेक्स्ट बुक हो, ओलिव बोर्ड हो या प्रैक्टिस मॉक हो। सेक्शनल मॉक टेस्ट निकाल लिया करो इंग्लिश के, दिन में आधे घंटे के 2, और अच्छे से एनालाइज करना है उसको। इस वीडियो के साथ में इस काम को भी करना है, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, खुद से अप्लाई करके देखना भी है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल के पेड मेंबर हैं, आपने 30 रुपये या 60 रुपये का प्लान ज्वाइन किया हुआ है, या 159 वाला, जो भी प्लान आपके पास है, तो आपको मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए हुए हैं। आप मेंबर हैं तो सीधे आप क्या करेंगे,
यहाँ जाएंगे चैनल के होम पेज पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ऑल बैंक एग्जाम्स क्लरिकल पीओ। यहाँ पे आपको 60 वीडियोस मिलेंगी, तकरीबन 40-50 घंटे का कंटेंट है। आप यहाँ से पहले डिस्क्रिप्शन से पेपर को डाउनलोड करें, खुद से देने की कोशिश करें मॉक टेस्ट की तरह, और फिर वीडियो चला करके पूरा सोल्यूशन देखें जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। जो लोग मेंबर हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, और जो लोग मेंबर नहीं हैं आपको सीधा से एक काम करना है, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके आप भी मेंबरशिप को बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने समझाया भी हुआ है कैसे कैसे आपको मेंबरशिप मिलती है ना। इस वीडियो को चलाएंगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप मेरी नाम भर की पेड है, मैं पेड रखता नहीं हूँ। 60 या 30 रुपीज़ का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, एनीबडी कैन ज्वाइन। चलिए, कह रहा अपकमिंग विजिट टू इंडिया, द लॉन्ग अवेटेड ट्रेड अग्रीमेंट ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अपीयर्स टू बी ऑफ द टेबल। थोड़ा मुश्किल है ये, वही ट्रिक हमें लगानी है, लास्ट और फर्स्ट वाले वर्ड को पकड़ के चलना है। देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। विजिट टू इंडिया, यहाँ पे आ रहा है ट्रेड अग्रीमेंट, यहाँ पे आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प्स, यहाँ पे आ रहा है अपकमिंग विजिट, यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग अवेटेड, यहाँ पे आ रहा है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट, और यहाँ पे आ रहा है अपीयर्स। देखो डोनाल्ड ट्रम्प्स एक पजेसिव है। पजेसिव क्या होते हैं? हमेशा दूसरे नाउन के साथ में आते हैं। जैसे मेरा हो तो माई लिखूंगा मैं, माई के साथ में मुझे लिखना पड़ेगा माई कार या माई करियर या माई हाउस, समझ रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रम्प का भी तो कुछ है ही ना, इसके बाद में एक नाउन आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प्स के बाद में एक नाउन का आना जरूरी है। देखो नाउन कहाँ कहाँ पड़ा है, यहाँ पे पड़ा नाउन अपकमिंग विजिट, विजिट और अपकमिंग एक एडजेक्टिव, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे पड़ा लॉन्ग अवेटेड ट्रेड अग्रीमेंट, और यहाँ पे पड़ा अपीयर्स। अपीयर्स तो नहीं आ सकता, डोनाल्ड ट्रम्प के बाद में वर्ब तो नहीं आ सकती, एक नाउन आना पड़ेगा। नाउन पड़ा है या तो ए में या पड़ा है बी में। तो सी के बाद में जहाँ जहाँ डी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं है। सी के बाद में इमीडिएटली जहाँ डी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। चलो ए आपका आंसर नहीं है। अब बाकी देखो, अब डोनाल्ड ट्रंप की क्या हो सकती है भाई? विजिट हो सकती है इंडिया की तरफ, या डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। भाई ट्रेड एग्रीमेंट तो देशों के बीच में होता है ना, डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा एग्रीमेंट होगा? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की विजिट हो सकती है। सी के बाद में ए बिल्कुल सेट बैठ रहा है। अब देखो सी के बाद में ए आ रहा है यहाँ पे डी में, और सी के बाद में ए यहाँ नहीं आ रहा, सी के बाद में ए यहाँ नहीं आ रहा, डी आपका आंसर है। इसी तरीके से चलना है, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, 10 से 12 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब चौथा बना करके देख लो, ये चौथा वाला ऑप्शन बी डी सी ए कह रहे द लॉन्ग अवेटेड ट्रेड अग्रीमेंट, इसके बाद डी आएगा अपीयर्स टू बी ऑफ द टेबल, इसके बाद सी आएगा ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अपकमिंग विजिट टू इंडिया। कह रहे बहुत दिनों से अवेटेड जो है ट्रेड अग्रीमेंट दिखाई देता है वो ऑफ द टेबल। ऑफ द टेबल मतलब अपनी पहुंच से बाहर, टेबल पे नहीं है वो, उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं होने वाली है मीटिंग के दौरान। और कब? इस डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है इसकी अपकमिंग विजिट के दौरान इंडिया के अंदर। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अच्छे कायदे के क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया लेवल के। पहले एक बार आप कोशिश जरूर कर लें, फिर मैं करवाता हूँ। चलो, इंडियाज चॉकलेट मार्केट इज पैक्ड एट ₹11,000 करोड़, ऑफ विच प्रीमियम चॉकलेट्स कैन बी साइज्ड एनीवेयर बिटवीन 10% to 15%। कह रहे इंडिया का जो चॉकलेट मार्केट है वो पैक्ड है। देखिए पैक का मतलब होता है एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, समझ गए ना। तो इंडिया की चॉकलेट मार्केट जो है कैलकुलेटेड है 11,000 करोड़ रुपए पे, और कह रहे जिसका ऑफ विच जो प्रीमियम चॉकलेट है ना उनको साइज किया जा सकता है, उनका साइज बनाया जा सकता है या उनका साइज मेजर किया जा सकता है कहीं पे भी 10% से 15% के बीच में। तो 10 से 15% जो है हम प्रीमियम चॉकलेट खाते हैं महंगी वाली, बाकी 85% जो है हम सस्ती वाली खाते हैं, वो 5-10 रुपये वाली। ये कहना चाह रहा है। सेंटेंस में एरर तो है लेकिन बताऊंगा बाद में, पहले इस सेंटेंस को आप सही मान करके चलो। आगे देखते हैं कौन से सेंटेंस में कौन सी एरर है। इसमें बहुत अच्छी वाली एरर है, ढंग की एरर है। कह रहा साउथ कोरिया रिपोर्टेड 52 न्यू केस ऑफ कोरोना वायरस। कोरिया ने रिपोर्ट किया 52 नए केसेस को कोरोना वायरस के। एरर देखते ही पकड़ में आ गई होगी भाई, केस है 52, रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है केस, 52 एक एडजेक्टिव है। ऐसे केस में केसेस लिखूंगा, नाउन को मैं कभी भी प्लूरल नाउन को जो है बिना जो है एस के यूज़ ना करूँ, समझ गए ना। अगर ये खुद ही कोई एडजेक्टिव होता उस केस में केस लिखा हुआ ठीक होता, लेकिन ये खुद नाउन है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। 52 केस ही जाएगा, केस नहीं आएगा, ये आपका गलत हो गया। अगला देख लो, ITC हैज़ प्लान्स टू वर्क विद कोकोआ फार्मर्स डायरेक्टली इन फ्यूचर। ITC के पास प्लान्स हैं वर्क विद करने के, काम करने के कोकोआ फार्मर्स के साथ। कोकोआ जो बोते हैं फार्मर्स सीधे सीधे फ्यूचर के अंदर।
सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, ए भी सही लग रहा था, सी भी सही लग रहा है। अब डी देखो, द कंपनी इनिशियली इन्वेस्टेड ₹100 करोड़ टू सेट अप अ ग्रीन फील्ड चॉकलेट मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इन हरिद्वार। कंपनी ने शुरुआत में इन्वेस्ट किया 100 करोड़ रुपयों को सेटअप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एक ग्रीन फील्ड चॉकलेट मैन्युफैक्चर फैसिलिटी को हरिद्वार के अंदर। ये सेंटेंस गलत है। कैसे? देखो, आप जब चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हो तो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर होती है एक वर्ब, मैन्युफैक्चर क्या होती है? एक वर्ब, और मैन्युफैक्चरिंग हो गया एक एडजेक्टिव। कौन सी फैक्ट्री है ये, कौन सी फैसिलिटी है? चॉकलेट को मैन्युफैक्चर करने वाली के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ऐसा आपको लिखना चाहिए। समझ गए ना? फैसिलिटी के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव होती है वर्ब के एनजी फॉर्म, पार्टिसिपल बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बनते ही ये पार्टिसिपल बन जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन बचे, सी और ए। अब देखो मैं बताता हूँ आपको ए क्यों गलत है। आपको मैंने को रिलेटिव कंजंक्शन करवाई थी पिछले ही संडे को, जैसे मैंने बताया था बोथ के साथ में एंड आना सर जी जरूरी है। दो के साथ में या तो कोमा आएगा या फिर येट आ जाएगा, है ना। जैसे नीदर है तो उसके साथ में नोर आएगा, बट ओनली के साथ में, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आएगा। तो अगर याद है वो रूल, तो बिटवीन के साथ में टू ना लगा के आए, एंड लगाएं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिटवीन 10 to 15%, 10 से 15% तक, ठीक है, लेकिन बिटवीन के साथ में एंड ही आता है, टू नहीं आएगा। अच्छा, मान लो यहाँ पे दूसरा, इसको किसी और तरीके से करना चाहें, अपने इस टू को रखना चाहें, तो यहाँ पे फ्रॉम लगा दो। साइज एनीवेयर फ्रॉम 10 to 15%, वो भी ठीक होता है। फ्रॉम के साथ में टू, बिटवीन के साथ में एंड। समझ गए? चलो, सी आपका आंसर है, ये बिल्कुल सही है, बाकी सेंटेंसेस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। PQRS है। चलो, उसी ट्रिक को, बट सब लोग उसी ट्रिक को यूज़ करें जो मैंने आपको बताई है। अगर ट्रिक को आपने यूज़ किया, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन की 15 सेकंड से ज़्यादा इसमें बूता ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अरे बहुत सिंपल था ये तो। लास्ट में आ रहा है वुहान, लास्ट में आ रहा है एन, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है गिवन, यहाँ पे आ रहा है सप्लाईज, यहाँ पे आ रहा है 2 कोरोना वायरस, यहाँ पे आ रहा है इंडिया, यहाँ पे आ रहा है चाइना, यहाँ पे आ रहा है एयरक्राफ्ट। अरे यार, एन के बाद में क्या आएगा? ऐसा एक वर्ड आएगा जो कि वॉल साउंड से शुरू हो रहा हो। यहाँ पे वॉल साउंड में सिर्फ दो ही वर्ड शुरू हो रहे हैं, एक तो इंडिया और एक एयरक्राफ्ट। इंडिया के आगे एंड आ नहीं सकता। इंडिया एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन्स को कभी काउंट भी नहीं करते। एक ही इंडिया है दुनिया में, एन इंडिया क्यों लगाना है? समझ गए ना? वैसे तो इंडिया इसी का ही पार्ट है, तो बी में ही आ रहा है, तो वैसे भी नहीं आएगा। तो इस एन के बाद में आएगा एयरक्राफ्ट, बी के बाद में आएगा डी। अब जहाँ मेरे भाई बी के बाद में डी ना आ रहा हो वो गलत है तुम्हारा। यहाँ पे बी डी आ रहा है, सही है, ये बी डी आ रहा है, सही है, ये बी और डी एक साथ नहीं आ रहे, और ये बी और डी एक साथ नहीं आ रहे। या तो डी आंसर है या सी आंसर है। अब दोनों को चेक कर लो, बी डी सी ए। बी से शुरू हो रहा है, इंडिया द गो अहेड टू सेंड एन। अब इसके बाद डी लगा दो, एयरक्राफ्ट विद मेडिकल सप्लाई। इसके बाद सी लगा दो, चाइना हैज़ नॉट गिवन। अजीब सा बन रहा है ना, कुछ बैठ नहीं रहा, माथा मत मारो। अब डी लगा लो, चाइना हैज़ नॉट गिवन येट। चाइना ने अभी तक नहीं दिया है। सी के बाद क्या लगाना है? बी। अच्छा, क्या नहीं दिया है, किसको नहीं दिया है? इंडिया द गो अहेड, उसने अभी तक इंडिया को गो अहेड नहीं दिया है। गो अहेड मतलब आगे बढ़ने की इजाज़त, है ना। गो अहेड का मतलब है आप करो जिस काम को कर रहे हो, हम आपको पूरी इजाज़त दे रहे हैं। तो चाइना ने अभी तक इंडिया को गो अहेड नहीं किया है कि वो सेंड करे एक एयरक्राफ्ट को, और कैसे? मेडिकल सप्लाईज के साथ में, और कहाँ पे? कोरोना वायरस से जूझ रहे या मार खाए हुए, चोट खाए हुए वुहान तक। चाइना ने बोला भाई हम देख लेंगे अपने आप, आपका कोई एयरक्राफ्ट हमें मेडिकल सप्लाईज वाला नहीं चाहिए। बैठ गया ना? तो सी बी डी ए। याद रखना, एयरक्राफ्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे कभी भी एस नहीं आता। एयरक्राफ्ट चाहे एक हो, चाहे एयरक्राफ्ट 1000 हो, ऐसे वर्ड्स कभी भी अपने आगे एस को नहीं लेंगे। सारे वर्ड्स मैं आपको फटाफट बता देता हूँ जो अपने आगे कभी एस को नहीं लेते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। एयरक्राफ्ट हो गया, इसके अलावा है पेपर। पेपर तो मटेरियल नाउन है, कभी भी एस ना लगाएं। एडवाइस, सलाह, इसके आगे भी कभी एस ना लगाएं। इसके अलावा ब्रेड, इसके आगे भी एस ना लगाएं आप कभी। इक्विपमेंट, कैटल, ठीक है, कैटल, कैटल के आगे भी एस नहीं आता, इक्विपमेंट के आगे भी एस नहीं आता। सभी ऐसे ही नाउन्स हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे फिश है, फिश के आगे भी कभी एस नहीं आता। ई एस तभी लगेगा फिश के आगे जब भांति भांति की फ़िश हो, है ना, अलग अलग प्रजातियों की। एक ही प्रजाति की चाहे 1 लाख फिशेज हों, आप उसको हमेशा फिश ही लिखते हैं बिना ई एस के। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। करेक्टली और मीनिंगफुली ग्रामेटिकली सेंटेंस को आपको, ये क्या बना दिया है यार, ये ऊपर मैंने कुछ और लिख दिया, यहाँ पे कुछ और आ गया। ये क्वेश्चन आपका पैराजम्बल्स का ही है ना, ऐसा समझ लो। वही ट्रिक लगाओ और फिर बताओ मुझे कौन सा कहाँ पे कैसे लगने वाला है।
चलो लास्ट में क्या आ रहा है भाई, ब्रीडिंग। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इस ट्रिक को आंखें बंद करके जो आप करो, 90% क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे आ रहा है एंड, यहाँ पे आ रहा है विद का ऑब्जेक्ट है चेंज, वन कंट्री, और यहाँ पे आ रहा है मैमल्स। एक छोटी चीज़ मुझे बताओ, मैनी के बाद में क्या आता है? प्लूरल, काउंटेबल, नाउन, यही आता है ना। मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी गर्ल्स, मैनी मैमल्स। समझ गए कि नहीं समझे? मैमल्स एंड बर्ड्स दोनों ही मैनी से जो है मॉडिफाई हो रहे हैं एडजेक्टिव से। अरे यहीं से पता लग गया बी के बाद में डी आएगा। अब जहाँ बी के बाद में डी ना आ रहा हो उसको पकड़ लो। बी के बाद में डी आ रहा है, बी के बाद में डी आ रहा है, बी के बाद में डी यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या है CAB, यहाँ पे फंस गया मान लो आप, ये तो डी मान लो या इसको DB मान लो, जो भी मान लो, चारों ही सही हैं। मतलब कुल मिला के इसने इस बार अपने से होशियारी कर ली, चारों ही अपने को इस तरह से दिए जिसमें बी के बाद में डी आ रहा है। अब देखो और तो कुछ देखते हैं अपने, तो बी और डी को पहले मिला लो। कह रहा विद अ चेंज इन सीजन मैनी मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम, एक चेंज के साथ ही सीजन में बहुत सारे मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो मूव फ्रॉम करते हैं। अब देखो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बैठ गया कि नहीं बैठा सेट? भाई चेंज होता है सीजन में, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं मैमल्स जो हैं मूव फ्रॉम करते हैं। अब देखो यहाँ फ्रॉम के बाद में एंड शेल्टर नहीं बैठेगा, लेकिन एंड की जगह ये बता दोगे ना वन कंट्री टू अनदर, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, और शेल्टर की तलाश में, एंड फॉर ब्रीडिंग करने के लिए। समझ गए ना? तो इस हिसाब से BDCA, BDCA सी आपका आंसर है। तो भले ही आपका BD आपको वैसे काम नहीं आया सीधे सीधे ऑप्शंस में, लेकिन BD की वजह से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया आपका। इसी ट्रिक को आजमाते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेयर करते रहना, रोकना मत। ये आपका थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कोशिश करो फिर मैं करवाता हूँ। चलो आराम से वीडियो को पॉज करें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, देख लेना इसको। रत्नाकर बैंक वॉज रीनेम्ड एज RBL बैंक बाय द गवर्नमेंट। रत्नाकर बैंक को रीनेम किया गया था, इसका फिर से नाम रखा गया था RBL बैंक, जो है हमारी सरकार के द्वारा। सेंटेंस देखने में करेक्ट है, देखेंगे अगर गलत है तो क्यों गलत है बाद में देखेंगे। देखने में सही लग रहा है, मोटी मोटी कोई एरर हमें नहीं दिख रही। The government expects all the mergers of public sector banks which were announced in 2019 to become effective from April 1st. सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि सारे के सारे जो मर्जर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, जिनको अनाउंस किया गया था 2019 में कि वो बिकम हो जाएंगे इफेक्टिव, वो बन जाएंगे इफेक्टिव अप्रैल 1 से। देखो ये विच आया, मोस्ट प्रोबेबली आया मर्जर्स के लिए, क्योंकि मर्जर्स को अनाउंस किया जाता है। बैंक को कौन अनाउंस करता है? बैंक के लिए तो विच आया नहीं, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा यहीं से ही, ये विच आया मर्जर्स के लिए। अगर ये मर्जर्स के लिए आया है चाहे बैंक के लिए आया है, दोनों के पीछे एस लगा हुआ है। विच की वर्ब जो होगी एंटीसीडेंट के हिसाब से होगी, एंटीसीडेंट दोनों ही प्लूरल हैं, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे वर्ब को वॉज नहीं, यहाँ पे वर होना चाहिए। मैं आपसे कह ही नहीं रहा ये मर्जर्स के लिए आया है, देखने में लग रहा है मर्जर्स के लिए आया है। मान लो आप कह दो सर बैंक्स के लिए आया है, चल तू ये मान ले बैंक्स के लिए आया है, पीछे एस आ रहा है ना। अगर ये मान लो चाहे ये मान लो, एस के हिसाब से वर्ब तो प्लूरल ही आनी है, वॉज गलत है, ये सेकंड आपका गलत हो गया। आगे देखो, एनालिस्ट बिलीव दैट लोअर गैस प्राइसेस वुड बी बैड फॉर एक्सप्लोरेशन। एनालिस्ट लोग ऐसा बिलीव करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब बिना इसके, कि कम जो गैस के प्राइसेस हैं वो ख़राब होंगे एक्सप्लोरेशन के लिए। सही लग रहा है देखने में सी को। अब डी को देख लेते हैं। द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विल बी रेगुलेट द मेडिकल डिवाइसेस नाउ। कह रहा है सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलेट करेगी मेडिकल डिवाइसेस को अभी। ये सेंटेंस गलत है। अब देखो कैसे गलत है। विल है, शुड है, 13 मॉडल वर्ब्स है हमारे पास। विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, है ना, 13 मॉडल वर्ब्स। इनकी खासियत क्या है? हमेशा इनके बाद आता है बेयर इन्फिनेटिव। बीच में बी को लगाया जाता है, लेकिन उस केस में जब इनके बाद में वर्ब ना रखी हो। यहाँ पे वर्ब रखी हुई है रेगुलेट, विल के बाद में अब सीधे रेगुलेट को लिखें, यहाँ पे बी को ना लिखें। मान लो विल के बाद में कोई वर्ब ना हो, यहाँ पे लिखा हो सक्सेसफुल, एक एडजेक्टिव हो या कोई नाउन हो, तो उस केस में आप बी को लगाया जाए, है ना, जरूर लगाएं इसको। लेकिन अगर वर्ब रखी हो, बेयर इन्फिनेटिव रखा हो, तब बी को नहीं रखा जाता। विल रेगुलेट आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, या इसको आप कंटिन्यूस बना सकते हो, विल बी रेगुलेटिंग, ऐसा भी लिख सकते हो, तब ये बेयर इन्फिनेटिव बन जाएगा, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। कुल मिला के डी गलत है, इस बी की वजह से बीच में ये गलत हो गया आपका, इसकी वॉज की वजह से ये सही है, और ये भी आपका गलत है। अब देखो कैसे, ये सारी वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद एज को नहीं लेती। सारी वर्ब्स मैं आपको दिखा देता हूँ।
आ जाओ। तो भाई साहब ये सारी वर्ब्स हैं आपके पास, कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, नेम, कंसीडर। बताता हूँ ना एडिटोरियल्स में ये बार बार चीज़ें इसीलिए आती हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको नेम भी मिल जाएगी और रीनेम भी मिल जाएगी। नेम मतलब नाम रखना, रीनेम मतलब जो है जो फिर से किसी का नाम रखना है ना। तो नेम, रीनेम, कंसीडर, थिंक, इनके बाद में कभी भी एज को यूज़ ना करें। अगर ऐसा है तो इस केस में आपको रीनेम्ड इसके बाद में एज को निकाल देना चाहिए। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट था इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर हो गया सी, है ना। चलो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कोशिश कर लो आप, पहले पूरा मन लगा लो अपना, फिर मैं करवा देता हूँ। चलो, महिंद्रा रिन्यूएबल्स विल सेल इट्स एंटायर स्टेक इन 3 सब्सिडरीज टू CLP इंडिया, अ पार्ट ऑफ हांगकॉन्ग बेस्ड CLP ग्रुप एज नियरली 340 रुपी जो है करोड़ रुपी। ये महिंद्रा रिन्यूएबल्स एक कंपनी का नाम है। कैसे पता लगा? शुरू में आर भी बड़ा और एम भी बड़ा, प्रॉपर नाउन है, नाम से देख करके पता लग रहा है कोई कंपनी है, सरकारी है, प्राइवेट। कह रहा है ये जो कंपनी है ये सेल करेगी इसके पूरे के पूरे स्टेक को 3 सब्सिडरीज में, सब्सिडरी मतलब छोटी कंपनियों में। और किसको सेल करेगी भाई? CLP इंडिया को। अब CLP इंडिया के लिए पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ये पूरा का पूरा एक नाउन इन अपोजिशन भी बोल सकते हो, एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हो। कह रहे ये वो CLP इंडिया है जो एक हिस्सा है हांगकॉन्ग बेस्ड, यहाँ पे बीच में जो है लगा लेना है जो है ना स्पेस को, ये पूरा का पूरा एक हांगकॉन्ग बेस्ड CLP ग्रुप का एक हिस्सा है। अब देखो ये सेल करेगी और कैसे सेल करेगी? 340 करोड़ रुपए में। इट विल सेल इट्स एंटायर स्टेक इन 3 सब्सिडरीज टू CLP फॉर रुपीज़ 340 करोड़। अब बोलते हो ना दिस कार वॉज सोल्ड फॉर 5 लाख रुपीज़, ये कार 5 लाख रुपए में बिकी। सोल्ड फॉर 5 लाख रुपीज़, ना कि सोल्ड एज 5 लाख रुपीज़। समझ गए ना? तो ये लंबा सेंटेंस करके आपको गुमराह कर रहा है। सेंटेंस तो बहुत सिंपल है, सेल इट्स स्टेक फॉर नियरली 340 करोड़। यहाँ पे 4 कर लेना, फर्स्ट गलत हो गया। अगला देखो, द अग्रीमेंट विल बी साइंड इन दोहा सिटी बिटवीन तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स एंड US स्पेशल इन्वॉय जलमाए खलीलजाद, है ना। जो एग्रीमेंट है वो साइन किया जाएगा दोहा सिटी में, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में। टेक्निकली यहाँ पे दोहा सिटी के पहले द आना चाहिए। दोहा एक प्रॉपर नाउन है, इससे आपने इसके आगे जो है कॉमन नाउन लगा दिया है। ये बहुत वीक एरर होती है ना। अगर आपको कोई और ऑप्शन ना मिले तो आप इसको गलत माने, नहीं तो ये द वाली एरर को इग्नोर करें। याद रखें प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के आगे आते हैं तो द लेते हैं, लेकिन एरर बहुत वीक होती है, इसको आप 100% लठ मत गाड़ के आ जाएं इस एरर पे। तो ये बी गलत हो सकता है, बाकी चेक करूंगा मैं। सी देख लो, द US इंटेलिजेंस कम्युनिटी पब्लिकली कंक्लूडेड दैट रशिया इंटरवीन्ड इन देयर सिक्योरिटी मैटर्स। THEIR, देयर का मतलब होता है उनका, और THERE देयर का मतलब होता है वहाँ। तो US की सिक्योरिटी कम्युनिटी ने पब्लिकली ऐसा जो कंक्लूड किया कि रशिया ने इंटरवीन किया, नाक घुसाई उनके सिक्योरिटी मैटर्स में। उनके के लिए THEIR वाला पजेसिव आपको चाहिए, ना कि एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब प्लेस। इसको काटोगे और लिख कर के आओगे ये वाला, ठीक है। गलत हो गया, इसका पता नहीं। अब डी चेक कर लो, द इंजर्ड एनिमल नर्स्ड बैक टू हेल्थ बाय द जू कीपर एंड देन वॉज रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड। जो इंजर्ड एनिमल है वो नर्स बैक किया गया। देखिए नर्स आप जानते हैं क्या करती है, आपकी देखभाल करती है। बैक मतलब वापसी, तो इसकी वापसी देखभाल की गई हेल्थ की तरफ। नर्स बैक का मतलब होता है किसी की खूब सेवा करना ताकि वो फिर से हेल्दी हो जाए। तो इस चोटिल एनिमल को सेवा करके फिर से हेल्दी बनाया गया, नर्स बैक किया गया जू कीपर के द्वारा, और फिर इसको रिलीज़ किया गया फिर से वाइल्ड में, जंगलों में। देखने में सेंटेंस सही लगेगा लेकिन गलत है। ये एनिमल को नर्स बैक किया गया था जू कीपर के द्वारा। सेंटेंस का डूअर है जू कीपर और इंजर्ड एनिमल है सेंटेंस के जो है वर्ब का रिसीवर। यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज होगा, वॉज नर्स्ड बैक। समझ गए ना? तो यहाँ पे ये वॉज आएगा और यहाँ से आप वॉज निकाल दो, दूसरी बार वॉज लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस गलत है ये वाला भी। तो बी आपका सही सेंटेंस बना, A, C और D सबके सब गलत है। बढ़े आगे, चलो। यहाँ पे अगर मैं होता तो आपकी जगह ऑल आर इनकरेक्ट लिख करके आता, लेकिन ये एरर बहुत वीक होती है। बहुत सारे एग्जामिनर्स जो हैं इस एरर की तरफ ज़्यादा आपको ध्यान देते हुए मिलेंगे नहीं, है ना। तो रिस्क लेकर के मैं बी को ही अपना जो है करेक्ट सेंटेंस बता करके आंसर लिख करके आऊँगा। चलो लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं अपने पास, फटाफट से इसको करो आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है तमिलनाडु इज़ लाइकली टू गेट 3 टेक्सटाइल पार्क्स एंड अ टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर अंडर स्कीम्स दैट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इज़ फॉर्मुलेटिंग। तमिलनाडु लाइकली है, संभावित है कि उसको मिलेगा 3 टेक्सटाइल पार्क्स और एक टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर स्कीम्स के नीचे। अब देखो कौन सी स्कीम्स हैं जिनको हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, हमारी कपड़ा मिनिस्ट्री जो है फॉर्मुलेट कर रही है, जिनको बना रही है। समझ गए मेरी बात को? सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस स्कीम्स के लिए पूरा रिलेटिव क्लोज आया ये वाला, है ना। चलो, व्हाट इज़ द यूसेस ऑफ ए हाउस इफ़ यू हैवंट गॉट ए टॉलरेबल प्लैनेट टू पुट इन ऑन। क्या इस्तेमाल हैं एक ऐसे घर के अगर तुम्हारे पास नहीं है, यू हैवंट गॉट, तुम्हारे पास नहीं है एक टॉलरेट करने वाला प्लैनेट इस घर को पुट इट ऑन करने के लिए। भाई घर तो बहुत बढ़िया है लेकिन प्लैनेट तुम्हारा बहुत ख़राब है, जहाँ पे तुम रह ही नहीं सकते। ऐसे प्लैनेट पे घर बनाने का क्या मतलब है? धरती अगर ख़राब हो जाएगी तो। समझ लो, सेंटेंस देखने में सही लग रहा है लेकिन गलत कैसे है? वट इज़ द यूसेस, वट आर द यूसेस। समझ लो मेरी बात को क्या कहना चाह रहा है? इज़ तो सिंगुलर के लिए आता है, यूसेज यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है। वट आर द यूसेस, और या फिर ये लिखो वट इज़ द यूज़। इसको सिंगुलर बना दो या फिर इसको प्लूरल बना दो, तभी ये सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत है। यू हैव ब्रश्ड योर टीथ टुडे। क्या आपने अपने दांतों को आज ब्रश किया है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा तो सेंटेंस को अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें इन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा। इन्वर्जन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लगाओ। तो मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट है आपका यू, सब्जेक्ट है आपका यू, हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो इसको आप ऐसे लिखोगे हैव यू। अब इसको यहाँ से निकाल दो, ब्रश्ड योर टीथ टुडे। इन्वर्जन करना है ना क्वेश्चन मार्क की वजह से, तो हैव को शुरू में लाओगे, ये भी गलत, ये भी गलत। अब डी को देख लो, राहुल हैड बेयरली नथिंग टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। राहुल के पास ना के बराबर कुछ नहीं था बच्चों को हेल्प करने के लिए। सेंटेंस गलत है। देखो ये रूल है डबल नेगेटिव्स का। देखो ये रूल कहता है डबल नेगेटिव्स का क्या, कभी भी 2 नेगेटिव वर्ड्स को आप एक साथ यूज़ ना करें एक ही सेंटेंस में, एक ही क्लोज में। जैसे पहला नेगेटिव वर्ड है नॉट, दूसरा नेगेटिव वर्ड है नेवर। नॉट और नेवर एक साथ यूज होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने यहाँ पे हैज़ नॉट के साथ में नथिंग को यूज़ कर लिया। शी हैज़ नॉट डन नथिंग, उसने नहीं किया है कुछ भी नहीं, मतलब उसने बहुत कुछ किया है, उल्टा बन गया सेंटेंस। नॉट यहाँ भी आ गया और नथिंग यहाँ भी आ गया। तो एक तो इन सब का ध्यान रखें आप नेगेटिव वर्ड्स का। दूसरा, ये नेगेटिव वर्ड्स भी एक दूसरे के साथ में यूज़ नहीं होने चाहिए। जैसे नथिंग के साथ में बेयरली नहीं आना चाहिए, स्केर्सली नहीं आना चाहिए, नोबडी के साथ में नन नहीं आना चाहिए। आपस में ये नेगेटिव वर्ड किसी भी तरीके से यूज़ ना हो। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि वो सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव बना देते हैं। दो नेगेटिव एक सेंटेंस में होते हैं। जैसे द पुलिस डिडंट सी नो वन व्हेन दे रीच द क्राइम सीन। पुलिस ने नहीं देखा किसी को भी नहीं। भाई ये भी किसी को भी नहीं देखा और ये भी किसी को भी नहीं देखा, 2 बार नहीं देखा हो गया ना। इसका मतलब है पुलिस ने बहुत लोगों को देख लिया, समझे ना। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से या तो सीधे सीधे नॉट को निकालें या एक नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड में चेंज कर दें। जैसे नेवर का पॉजिटिव वर्ड होता है ऑलवेज, नोवेयर का होता है एनीवेयर, नथिंग का होता है एनीथिंग, है ना। नोबडी का होता है नो वन, एनीवन, है ना, एनीबडी। इस तरीके से या तो दोनों में से एक को पॉजिटिव बना दें या फिर एक को रिमूव कर दें। अब देखो इस सेंटेंस में आपको फिर से 2 मिले हुए हैं नेगेटिव वर्ड्स। राहुल हैड बेयरली नथिंग टू हेल्प द पुअर चाइल्ड। राहुल के पास जो है ना के बराबर कुछ भी नहीं था बच्चे को जो है हेल्प करने के लिए। ये दोनों आ गए, गलत हो गया सेंटेंस। सही करना हो या तो बेयरली को निकाल दें और या फिर बेयरली को रख के नथिंग को चेंज कर दें एनीथिंग में। याद रहेगा ना हमेशा रूल, ये सारे कभी भी मिक्स नहीं होने चाहिए एक ही क्लोज में। राहुल हैड बेयरली एनीथिंग टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। चलिए इसी के साथ में अपनी क्लास को आज यहाँ पे अपने कंक्लूड करेंगे। कल से आपको 9:30 बजे मिल जाएगी क्लास। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। कल सुबह आऊँगा जब मैं कल रात में, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊँगा। पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन में आपको जो ये जो फ्रेज़ दिया है ना, ये जो वर्ड दिया है, ये वर्ड कौन से सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ हुआ है। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे वेग है, अब इस वेग का क्या मतलब होता है आप जाने। कहाँ पे वेग को सही तरीके से यूज़ किया है ये आपको बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नीचे आपके पास आंसर्स हैं। ज़रूर से आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, ताकि कल जब मैं करवाऊँ तो आपको पता लगे आपकी क्या गलती थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको हॉस्टाइल को चेक करना है। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, एस्केलेट को चेक करना है। आराम से चेक करो और डालो कमेंट्स में आंसर। मैं भी आपको दे देता हूँ कमेंट्स में। ज़रूर से वीडियो को लाइक और एक शेयर देना।
लाइक्स और शेयर्स आएंगे, प्यार मिलेगा, तभी इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोटिवेशन की बहुत आपको ज़रूरत होती है तो मुझे भी होती है ना। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।